हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि बेसिक डेटा यानी कि प्राइमरी डेटा को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या मोड्स हैं। तो उसी में एक मेथड था क्वेश्चनेयर और शेड्यूल मेथड, जिसमें हमने आपको बता दिया था पहला मेलिंग मेथड, और आज दूसरा बताएंगे आपको इन्यूमरेटर्स मेथड। और इन्यूमरेटर मेथड बताने के बाद आपको थोड़ी सी और इसमें कुछ चीजें छोटे छोटे, और फिर सेकेंडरी डेटा के बारे में बता करके ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। आइए स्टार्ट करेंगे इन्यूमरेटर्स मेथड से। तो देखिए क्या करते हैं इन्यूमरेटर मेथड में, इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, पहले पर्सनल को हायर करता है और फिर उनको ट्रेनिंग देता है, काफी खर्चा करता है, टाइम लगाता है इसमें, और फिर वो क्वेश्चनेयर उनको देता है। और वही क्वेश्चनेयर जो पहले मेलिंग मेथड में क्वेश्चनेयर था, वो इस बार शेड्यूल बनता है। देखो ये मैंने आपको पिछले में भी बताया था, पिछले वीडियो में, कि अगर क्वेश्चनेयर ये जो बना हुआ है क्वेश्चनेयर, इसको अगर इंफॉर्मेंट खुद फिल करता है तो ये क्वेश्चनेयर है। लेकिन इसी को अगर इन्यूमरेटर यानी कि जिस बंदे को आपने ट्रेनिंग दी है वो पूछ करके इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट से फिल करता है, तो इसी को शेड्यूल बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन्यूमरेटर जिनको ट्रेनिंग दे दी गई है, इन्वेस्टिगेटर ने उनको हायर किया, ट्रेनिंग दी, खर्चा किया, और फिर शेड्यूल दे करके भेज दिया इनके पास, इंफॉर्मेंट के पास। और उन्होंने इंफॉर्मेंट से नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन लिखे हुए उसमें उनको पूछा और फिल कर लिया अपने आप। तो इसको बोलते हैं इन्यूमरेटर्स मेथड। तो इसकी सूटेबिलिटी क्या है, कहां पर इनको यूज करना अच्छा रहता है? सूटेबिलिटी है कवर्स लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, काफी बड़ा एरिया अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना हो तो तब भी ये ठीक है। अगर लार्ज एरिया हो तो आप इसको कवर कर सकते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा लार्ज एरिया तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ठीक ठाक एरिया में आप हो सकता है। और दूसरा, वेन इन्फॉर्मेंट आर नॉट वेल वर्स्ड, जब इन्फॉर्मेंट ज्यादा ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो आपको इन्यूमरेटर अपॉइंट करना ही पड़ेगा। ये सुटेबिलिटी है। और इसकी जो मेरिट्स है वो क्या है, कवर्स लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इवन अनएजुकेटेड इन्फॉर्मेंट कैन फर्निश इन्फॉर्मेशन। देखिए काफी बड़ा एरिया इससे भी कवर हो जाता है। और इसमें एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो अनएजुकेटेड इन्फॉर्मेंट्स होते हैं वो भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि खुद तो भरना नहीं होना है, केवल बताना है, भरेगा न्यूमरेटर। दूसरा, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड आर वेरी एक्यूरेट, क्योंकि इंफॉर्मेंट भर रहा है, उसको आपने ट्रेनिंग दी हुई है, तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से पूछेगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और फिर उनको क्रॉस चेक वगैरह करके उनके एक्यूरेसी को भी कंफर्म कर लेगा। तो काफी ज्यादा एक्यूरेट डेटा रिसीव होगा आपको। शेड्यूल गेट फिल्ड बाय फुल इंफॉर्मेशन, दूसरा इसमें शेड्यूल जो है ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, फिल्ड बाय फुल इंफॉर्मेशन। अगर आप क्वेश्चनर मेथड से बेस करते हैं और मेल कर देते हैं तो उसमें हो सकता है कि रिस्पोंडेंट या इंफॉर्मेंट पूरा ना भरे, उसको तो इनकम्प्लीट रह सकता है, लेकिन इसमें पूरा फिल हो जाता है। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। देखिए कुछ कमियां भी होंगी। डीमेरिट्स क्या है कि पहले काफी कॉस्टली पड़ता है ये, कॉस्टली पड़ता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। काफी टाइम लगता है, पहले आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है पर्सनल को जो आप हायर करते हैं जिनको, फिर उसमें काफी खर्चा लगता है, टाइम लगता है। तो काफी कॉस्टली मेथड है। डिफिकल्ट टू फाइंड कॉम्पिटिटिव इन्यूमरेटर्स एंड दस क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सफर। दूसरा है कि कॉम्पिटिटिव इन्यूमरेटर्स मिलना आसान नहीं होता, काफी मुश्किल होता है। और अगर आपके इन्यूमरेटर्स कॉम्पिटिटिव नहीं है तो आपकी इंफॉर्मेशन सफर करेगी, इंफॉर्मेशन की क्वालिटी खराब हो सकती है। टाइम कंज्यूमिंग, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है इसमें, क्योंकि आप ट्रेनिंग देंगे न्यूमरेटर्स को और उसके बाद भेजेंगे तो उसमें काफी टाइम खर्च होगा। और फिर अगर एरिया बड़ा है तो जगह जगह जाएंगे तो कलेक्शन में भी टाइम लगेगा, ट्रेनिंग में भी टाइम लगेगा, कलेक्शन में भी लगेगा। फिर पार्शियल इन्यूमरेटर कैन डिस्ट्रॉय एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर इन्यूमरेटर पार्शियल है यानी कि किसी प्लेस पर जा रहा है और किसी पर नहीं जा रहा है, कोई क्वेश्चन वो ढंग से पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, ऐसा कुछ, मतलब पार्शियल अगर है, बायस्ड है, तो आपकी इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी जो है वो कम हो सकती है। ये दूसरा मेथड था इन्यूमरेटर मेथड। इन्यूमरेटर मेथड में यही है कि ये जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनल को हायर करता है और अपने बंदों को ट्रेनिंग देने के बाद क्वेश्चनर देके भेजता है, उसी क्वेश्चनर को फिर शेड्यूल बोल दिया जाता है, क्योंकि वो खुद फिलअप कर रहा है। अब एक कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल एंड देयर क्वालिटीज। क्वेश्चनेयर और शेड्यूल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, उनकी क्वालिटीज क्या होती है। तो देखिए पहले भी बताया हुआ है कि बोथ क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल कंटेन सिमिलर क्वेश्चन, दोनों में सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि सिमिलर तो होंगे, एक ही चीज तो है। अगर आप इंफॉर्मेंट को भरने के लिए दे रहे हैं तो वो क्वेश्चनेयर हो गया,
और अगर आप खुद भर रहे हैं अपने न्यूमरेटर्स को बेच करके तो वो शेड्यूल हो गया। तो क्वेश्चन जो है सिमिलर होंगे ही दोनों में। क्वेश्चनर इज फिल्ड बाय इंफॉर्मेंट, ये मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चनर को इंफॉर्मेंट अपने आप भरता है, वेयर शेड्यूल इज फिल्ड बाय इन्यूमरेटर, जबकि शेड्यूल को इन्यूमरेटर फिलअप करता है। ये दोनों की जो है कुछ बातें थी, क्वालिटीज थी। उसके बाद है क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनर, अच्छे क्वेश्चनर की क्या खासियतें हैं, क्या क्वालिटीज है। तो इसकी सबसे पहली क्वालिटी या खासियत है कि इट शुड हैव लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बहुत सारे 50-60 क्वेश्चन भर दें, आप जितने जरूरी नेसेसरी क्वेश्चन है उतने ही क्वेश्चन पूछे। दूसरा, क्वेश्चन को आप सिंपल लैंग्वेज में और आसान लैंग्वेज में, सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए, बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन ना हो, सिंपल क्वेश्चन हो और इजी लैंग्वेज में उनको आप पूछे। अनडिजायरेबल क्वेश्चन शुड नॉट बी देयर, ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो अनडिजायरेबल, यानी कि तो आपको लग रहा है कि पसंद नहीं आएगा गवर्नमेंट को, तो वो उसका फिर आंसर भी नहीं देंगे। तो आपको अनडिजायरेबल क्वेश्चन उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। दूसरा, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन जिससे विवाद उत्पन्न हो सकता हो, यानी कि परेशानी खड़ी हो सकती हो, तो ऐसा क्वेश्चन ना करें। जैसे कि धर्म आधारित की क्वेश्चन हो सकता है, तो उस बारे में आप ऐसा कोई क्वेश्चन इंक्लूड ना करें जिससे कि कोई झगड़े फसाद की संभावना हो। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। उसके अलावा कैलकुलेशन क्वेश्चन में ना हो, इसका भी ध्यान रखें। कैलकुलेशन शुड बी अवॉइडेड, कैलकुलेशन भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। या फिर बहुत हल्की कैलकुलेशन हो तो बात अलग है, तो थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो सकती है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। और फिर देयर शुड बी अ प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनर, क्वेश्चनर की एक बार प्री टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। आपको पहले अपने आसपास कुछ लोगों से भरवा करके देख लेना चाहिए। देयर शुड बी क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चंस को क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए, जिससे आपको पता चल पाए कि क्वेश्चन बंदा समझा भी या नहीं समझा। नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू फिल क्वेश्चनर शुड बी गिवन, और अगर आप क्वेश्चनर दे रहे हैं यानी कि इंफॉर्मेंट को भरने के लिए दे रहे हैं, तो उसमें आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, यानी कि इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे देनी चाहिए कि आप क्वेश्चनर को कैसे फिलअप करना है। और फिर उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इसको भरने के बाद क्वेश्चनर को आप हमें रिटर्न कर दें। तो ये क्वालिटीज होती हैं अच्छे क्वेश्चनर की। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द प्रिंसिपल स्टेप्स इन प्लानिंग ए फील्ड सर्वे, किसी भी फील्ड सर्वे को प्लान करने में क्या क्या मेजर स्टेप्स है, क्या क्या मेन मेन स्टेप्स होते हैं। तो एक है डिजाइनिंग द क्वेश्चनर विद अटमोस्ट केयर, सबसे पहले आपको क्वेश्चनर डिसाइड करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा बहुत सावधानी के साथ। क्वेश्चन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, ज्यादा ना हो, इजी लैंग्वेज हो, सब चीजों ऊपर बताई उनको ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को डिजाइन करें। फिर अप्रोप्रिएट दिस इज डिजाइन अबाउट मोड ऑफ इंक्वायरी, फिर मोड ऑफ इंक्वायरी को आप जो है डिसाइड करें कि इन्यूमरेटर को भेजना है या फिर आपने क्या करना है, तो वो चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि किस तरह से आप कलेक्ट करेंगे डेटा। आप मेल करेंगे या इन्यूमरेटर मेथड करेंगे। अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ इन्यूमरेटर, अगर आप इन्यूमरेटर मेथड यूज कर रहे हैं तो फिर आपको इन्यूमरेटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि किसी को भी लिया और भेज दिया, पहले अपॉइंट करिए अच्छी तरह से और उनको फिर ट्रेनिंग दो बढ़िया, उनको समझाओ किस तरह से आपने कलेक्ट करने डेटा। और इन केस ऑफ लार्ज फील्ड ऑफ इंक्वायरी देयर शुड बी अ पायलट सर्वे, और अगर फील्ड ऑफ इंक्वायरी बड़ी है तो एक पायलट सर्वे आपको पहले कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको प्रोज एंड कॉन्स आपके क्वेश्चन के पता चल पाए। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पायलट सर्वे, पायलट सर्वे क्या होता है। पायलट सर्वे होता है कि अगर आपका एरिया बहुत बड़ा है, मान लीजिए ये सपोज एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको आपने इन्वेस्टिगेट करना है, तो आपने क्या करा, पहले एक छोटा सैंपल ले लिया, यानी कि उसी एरिया में से एक आपने सैंपल ले लिया, ये यूनिवर्स है, ये सैंपल है, तो इस सैंपल पर आपने पायलट सर्वे यानी कि टेस्टिंग के लिए सर्वे कर लिया। और यहां से आपको पता चल जाएगा कि कोई इसमें अगर ड्रॉबैक है आपके क्वेश्चन में तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो पायलट सर्वे क्या है, स्ट्रेटजी टू टेस्ट क्वेश्चन एयर यूजिंग ए स्मॉलर सैंपल फ्रॉम द यूनिवर्स, यूनिवर्स में से छोटा सैंपल लेकर के आपने पहले सर्वे कर लेना, इसी को पायलट सर्वे बोलते हैं। इससे आपको शॉर्ट कमिंग्स इन द क्वेश्चनर मालूम पड़ जाएंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या कमियां हैं, ये आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ एरर्स इन कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करने में क्या क्या एरर्स आती है वो आपको बताना है, सोर्सेज ऑफ एरर्स क्या क्या है। तो पहला है एरर्स अबाउट मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए मेजरमेंट में आपका जो है एरर आ सकती है। आप क्या करते हैं कि अगर बड़ी फील्ड ऑफ इंक्वायरी है तो आप बहुत सारे इन्यूमरेटर्स भेजेंगे, ए बी सी डी ऐसे कई इन्यूमरेटर्स को आप भेजेंगे, तो हर एक का अपना अपना मेथड होता है। तो स्केल हो सकता है वो अलग अलग यूज कर लें। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कोई मीटर में कर रहा है,
कोई सेंटीमीटर में कर रहा है, कोई में कर रहा है, मिलीमीटर में, ऐसे मतलब और भी बहुत चीज हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि मेजरमेंट वो अलग अलग स्केल दे सकते हैं, या उनका जो मेथड ऑफ, मतलब वो जो है राउंड ऑफ करने का, वो अलग हो सकता है। जैसे किसी ने कहा भाई अगर 7.3 है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, 3 को 7 ही ले लूंगा, और 7.65 है तो मैं इसको 8 ले लूंगा। लेकिन कोई कह रहा है नहीं मैं तो उतना ही लूंगा जितना है, या कोई कह रहा है मैं पॉइंट को छोड़ ही दूंगा। तो ऐसे ग्लॉसअप करने के मेथड भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, एरर अबाउट द रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंफॉर्मेट। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेंट है, यानी जिनसे आप पूछ रहे हैं, इन्फॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट से, वो समझ नहीं पाए क्वेश्चन को और गलत रिस्पॉन्ड कर रहे थे। आपने पूछा था एक्स के बारे में, उन्होंने गलती से बोला वाई, और वाई के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये हो सकता है आपका एरर अबाउट द रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझा और गलत रिस्पॉन्ड कर दिया। एरर ड्यू टू लैक ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट। दूसरा हो सकता है कि इन्फॉर्मेंट इंटरेस्ट नहीं ले रहा आपके क्वेश्चन में, तो वो हो सकता है ना रिस्पॉन्ड करे। ये तो गलत रिस्पॉन्ड कर दिया, समझा नहीं क्वेश्चन को। और ये हो सकता है कि वो रिस्पॉन्ड करना ही नहीं चाह रहा, तो उससे लैक ऑफ रिस्पॉन्स हो सकता है। तो ये भी परेशानी हो सकती है। एरर ड्यू टू मिस कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, कैलकुलेट करने में कोई आप ऊपर नीचे हो सकती है चीजें, तो ये भी एक गलती हो सकती है। उसके अलावा एरर ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप, दूसरा कम्युनिकेशन गैप भी होता है। कई बार आप कहना कुछ चाहते हैं, बंदा समझ कुछ और लेता है, तो वो भी इसमें बात हो सकती है। तो ये कुछ एरर्स है जो हो सकती है। तो ये आपका जो प्राइमरी डेटा के बारे में बात है सब खत्म हो गई। अब आता है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। ठीक है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा होता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा, ऐसा डेटा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा, इसको बोलते हैं सेकेंड डेटा। ये मतलब आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये किसी के पास पहले से ही है, आप उसको ले रहे हैं, तो उसको सेकेंडरी डेटा में इंक्लूड किया जाता है। तो दो इसके सोर्स है, पब्लिश्ड सोर्स और अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश सोर्स होते हैं वो सोर्सेज जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, जनता के सामने आ चुके हैं। तो ऐसे सोर्सेज कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट पब्लिकेशन। देखिए, गवर्नमेंट पब्लिकेशन है जिसमें मेन पब्लिकेशन रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, आरबीआई बुलेटिन, लेबर गैजेट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिकेशन है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन देते हैं आपका अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये आप यूज कर सकते हैं, काफी रिलायबल है और आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, खर्चा खुर्चा भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो ये सेकेंडरी डेटा का पहला आता है पब्लिश सोर्स में। नेक्स्ट आता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। बहुत सारी सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन होते हैं, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर पालिका, नगर निगम की होती है, जिला परिषद होती है। इनके पास भी बहुत सारे रिलायबल डेटा होते हैं, जैसे डेटा अबाउट बर्थ एंड डेथ हो सकता है, हेल्थ एंड एजुकेशन हो सकता है। ये डेटा इनके पास होता है, यहां से आप लेकर के यूज कर सकते हैं। उसके अलावा रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। गवर्नमेंट कई कमिटीज एंड कमीशंस फॉर्म करती है किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जैसे रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है। इनसे फिर गवर्नमेंट फीडबैक लेते हैं, तो इनकी रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं गवर्नमेंट पे कि क्या रिजल्ट निकला, उसको आप यूज कर सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। बहुत सारी ट्रेड एसोसिएशन है, जैसे फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, एसोचैम, यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये ट्रेड और इंडस्ट्रीज की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पब्लिश करती है, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं जो अपने डेटा पब्लिश करते हैं, जैसे ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, या नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यानी कि NSSO। इन ये भी बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है इनकी, उनको आप यूज कर सकते हैं। जर्नल्स एंड पेपर्स। बहुत सारे जर्नल्स एंड पेपर्स होते हैं। पेपर्स यानी कि जो आपके पर डेली आते हैं या फिर वीकली भी आते हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो सकता है, और उसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड हो सकता है, फाइनेंशियल वर्ल्ड हो सकता है। ये वीकली फोर्टनाइट बेसिस पे पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर, इनको ले सकते हैं। कुछ मैगजीन्स है, बिजनेस टुडे, बिजनेस वर्ल्ड, ये भी इंफॉर्मेशन देती है, काफी अच्छी है, रिलायबल इंफॉर्मेशन, इनको आप यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी है जो वर्ल्ड बॉडीज होती हैं, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। देखिए जैसे अभी पिछले कुछ टाइम पहले कोरोना हुआ, तो कोरोना के टाइम में WHO की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सब इसको देखते हैं कि WHO क्या कह रहा है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन हम अपने इन इन ऑर्गेनाइजेशन की, इन इंस्टीट्यूशंस की जो इंटरनेशनल है, इनकी इंफॉर्मेशन को भी आप अपनी स्टडी में इंक्लूड कर सकते हैं। ये सब पब्लिश्ड सोर्स में आती है। अब आता है अनपब्लिश्ड सोर्स। अनपब्लिश्ड सोर्स होता है ऐसा सोर्स की जहां पर जो डेटा है ना, वो कलेक्ट तो हुआ है, कलेक्ट हुआ है लेकिन पब्लिश नहीं हो पाया। मतलब जिसको चाहिए था डिपार्टमेंट को, उसने कलेक्ट किया, अपना काम कर लिया और पब्लिश नहीं किया। हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमें ये डेटा दे दें। तो ये अनपब्लिश सोर्सेज होते हैं। तो कुछ डेटा होते हैं जो पब्लिश नहीं होते, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कलेक्ट करती है इनको, और किसी और के पास भी हो सकता है, इन्होंने अपने ओन यूज के लिए, अपने रिकॉर्ड्स के लिए उनको कलेक्ट किया था लेकिन पब्लिश नहीं किया। तो आप उनको लेकर करके उनसे परमिशन लें, उनसे मांग लें उनको, और अपने ओन यूज के अलावा उनको यूज कर सकते हैं। फिर प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा को यूज करने में कुछ सावधानियां जरूरी होती है। तो क्या सावधानी है? देखिए सबसे पहले एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट कर रही है डेटा को, उसकी ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी भी आप एक बार चेक कर ले कि जो ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट कर रही है उसकी कुछ ऑथेंटिसिटी, यानी कुछ उसकी जो मतलब रेपुटेशन वगैरह है वर्ल्ड में, कुछ ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी विश्वसनीयता कितनी है, ये भी देख लें। ऐसे किसी के भी डेटा को यूज कर लेंगे तो वो उतना अच्छा आपका इन्फॉर्म नहीं बन पाएगी स्टडी। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया, जिसके डेटा को आप यूज कर रहे हैं, वो ऑथेंटिक हो और क्रेडिबिलिटी हो उसकी, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। फिर जब आप स्टडी करें तो आप ये देखें कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो जिसने कलेक्ट किया उसके ऑब्जेक्टिव के साथ सिंक हो रहा है, तो मतलब सिंक्रोनाइज, तालमेल बैठ रहा है। यानी कि जगह ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इंडस्ट्री के बारे में मालूम करना है, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन चाहिए, और आपने एजुकेशन के बारे में किसी ने कलेक्ट किया उससे ले लें, तो ये तो मिसमैच हो जाएगा ना, मैच ही नहीं करने का। तो पहले अभी देखेंगे ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ स्टडी मस्ट बी इन सिंक विद द सेकेंडरी डेटा। आपका ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस क्या है और जिसने कलेक्ट किया उसका ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस क्या है, दोनों अगर सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, दोनों मैच कर रहे हैं, तो ही आप यूज करें, अदरवाइज आप ना करें उसको। मेथड ऑफ कलेक्शन। मेथड यूज बाई ओरिजिनल कलेक्टर ऑफ डेटा मस्ट मैच विद द पर्पस ऑफ स्टडी। अब देखिए जिस बंदे ने कलेक्ट किया उसका मेथड ऑफ कलेक्शन क्या था, वो मेथड इन कलेक्शन आपके पर्पस से मैच कर रहा है। आपको किस तरह का डेटा चाहिए था, आपको बहुत अच्छा एक्यूरेट डेटा चाहिए, तो उस बंदे ने प्राइमरी सोर्स से डेटा कर लिया अपने आप जाकर के, तो वो अच्छा होगा क्योंकि उसने खुद कलेक्ट किया, तो अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेथड यूज्ड बाय ओरिजिनल कलेक्टर क्या था, वो आपकी स्टडी से मैच कर रहा है कि नहीं। टाइम्स एंड कंडीशंस ऑफ द कलेक्शन। जब डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं तो आप देखें कि जिस, क्योंकि ये सेकेंडरी डेटा प्री एग्जिस्टिंग है, तो आपको देखना पड़ेगा कि जिस समय ये डेटा कलेक्ट किया गया उस समय क्या टाइम था, क्या कंडीशंस थी, तो ये सब देख लें। और वो अब की प्रिवेलिंग कंडीशन से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए जैसे 2020 से और 2022 तक कोरोना का काफी हमारे देश में चलन रहा, मतलब कोरोना काफी हुआ। तो उस समय जो है, अगर किसी ने कलेक्ट किया बिजनेस से रिलेटेड डेटा, तो उस समय बिजनेस सब डाउन थे, अच्छी तरह से नहीं चल रहे थे, तो उस समय के डेटा को अगर आप नॉर्मल टाइम में मैच करें, नॉर्मल टाइम से मैच करना चाहेंगे, तो वो ठीक से मैच नहीं हो पाएगा। तो आपको टाइम एंड कंडीशन को भी एक बार देख लेना पड़ता है। या वॉर टाइम में आपने डेटा कलेक्ट किया और उसको पीस टाइम से मैच करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो टाइम एंड कलेक्शन भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऑफ डेटा मस्ट ऑल्सो बी अप टू रिक्वायर्ड लेवल ऑफ स्टडी। दूसरा, आपको एक्यूरेसी ऑफ डेटा भी देखनी चाहिए कि आप जो इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं वो एक्यूरेटली रिसीव हो पाएगी आपको सेकेंडरी डेटा से, ये भी आपको एक बार इंश्योर करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी डेटा कलेक्ट करते हुए, सेकेंडरी डेटा स्पेशली। फिर नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेंसस ऑफ इंडिया एंड रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस।
अब देखिए कुछ दो इंपॉर्टेंट सोर्स है सेकेंडरी डेटा के, एक तो होता है सेंसस ऑफ इंडिया और दूसरा होता है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी कि एनएसएसओ। तो इसमें हम एक एक करके आपको बताते हैं। पहला, सबसे पहले है सेंसस ऑफ इंडिया। देखिए सेंसस ऑफ इंडिया जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डेसिनियल इवेंट है, यानी कि ऐसा इवेंट है जो हर 10 ईयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। देखिए काफी टाइम से ये 1891 से ऑफिशियली जो है ये चल रहा था। वैसे उससे पहले भी कुछ हुए हैं इसके जो सेंसस है, लेकिन ऑफिशियली 1891 से माना जाता है। उसके बाद 1901, 1911, 1921, 31 ऐसे चलता गया हर 10 साल में। और इसी को स्टडी करके हम कहते हैं कि 1921 इज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि इसके बाद हमारी पॉपुलेशन बढ़ी नहीं है। तो ये होता है सेंसस मेथड। तो सेंसस मेथड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डेसिनियल इवेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 10 साल में करती है, जिसमें जिसको कि पब्लिश कौन करता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्या क्या एरिया कवर होते हैं इसमें, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ कितने लोग रहते हैं, ठीक है ना, ये सब चीजें इसमें मालूम हो जाती है। दूसरा जो है ग्रोथ रेट क्या है, मतलब किस स्पीड से हमारी पॉपुलेशन हमारी कंट्री की बढ़ रही है मालूम पड़ जाता है हमें। उसके बाद पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस रहते हैं इसमें, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रहती है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसको डेंसिटी बोलते हैं। जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, के पॉपुलेशन का जेंडर क्या है, कितने मेल्स हैं, ठीक है, कितने फीमेल्स हैं, ये सब मालूम करना जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्टेट ऑफ लिटरेसी, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, ये सब भी आपको स्टेट ऑफ लिटरेसी भी मालूम पड़ जाता है। तो ये होता है सेंसस मेथड। दूसरा आता है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस भी टाइम टू टाइम अपने जो है सर्वेस कंडक्ट करता है रूरल एरिया और अर्बन एरिया में। बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में ये सर्वे करते हैं, और ये सेकेंडरी डेटा का एक बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है। इसको आप यूज कर सकते हैं और ये आपको बढ़िया सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा आपके लिए प्रूव होगा। तो कौन कौन से एरिया इसमें कवर होते हैं, एरिया, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इससे आपको पता चल जाता है कि एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की क्या पोजीशन है, देश में कितने लोग हमारे एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, कितने पढ़े लिखे एम्प्लॉयड है, कितने अनपढ़ लोग एम्प्लॉयड है। दूसरा आपको लेवल एंड पैटर्न ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर का लेवल क्या है, यानी कि वो 1000, 2000, 10,000 कितना खर्च करते हैं, और उनका पैटर्न ऑफ कंजप्शन क्या है, मतलब कितना एजुकेशन पर जा रहा है, ठीक है, कितना उनका फूड स्टफ्स पर जा रहा है, ये आप इसको इसका मालूम पड़ जाता है आपको। सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड इनकम की सोर्सेज क्या है, वो किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, कहाँ कहाँ से पैसा कमा रहे हैं, उनकी सोर्स कहाँ, इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट हो रही है। हाउसिंग कंडीशन इन डोमेस्टिक टूरिज्म, दूसरा हाउसिंग कंडीशन कितने हैं, कैसे है, कितने लोगों के घर पक्के हैं, कितने लोगों के घर कच्चे हैं, ऐसी कंडीशन मालूम पड़ जाते हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म की क्या पोजीशन देश में, तो ये सब चीजें आपको एनएसएसओ से मालूम पड़ जाती है। तो ये दो बहुत मेन सोर्स है, तो इनको आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से चैप्टर आपका फिनिश हुआ कलेक्शन ऑफ डेटा। और आप इसको अच्छी तरह से देखिए, इन चैप्टर्स को पढ़ें आप, जो मैंने लिखा है उसके नोट्स भी ले सकते हैं। और आपको वैसे नोट्स चाहिए लिखे हुए, मेरे खुद लिखे हुए नोट्स हैं, तो आप हमें कमेंट कराएं, वो मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा। और पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।